अब बात करते हैं अलिंग जनन की विधियों की। तो अलिंग जनन की विधियाँ 5 प्रकार की हैं। पहली विधि की बात करते हैं। पहली विधि है विखंडन। विखंडन जो होती है सबसे सरल प्रकार की अलिंग जनन की विधि होती है। इस विधि में नॉर्मली जीव जो होता है वो समसूत्र विभाजन के द्वारा 2 या 2 से अधिक खंडों में विभाजित हो जाता है। अब विखंडन सबसे सरल प्रकार की अलिंग जनन की विधि है। ये 2 प्रकार की होती है, विविखंडन, बहुविखंडन। इसमें समसूत्र विभाजन के द्वारा जीव का शरीर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इसमें जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है। ये वाला विखंडन जो होता है जैसे मोनोसिस्टिस शैवाल में पाया जाएगा, प्लाज्मोडियम में पाया जाएगा। इसकी बात करें अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम में पाया जाएगा। अब आगे बात करते हैं द्विविखंडन जो होता है। इसकी एक चीज़ और है स्पेशल कि द्विविखंडन करने वाले जीव अमर जीव कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि एक ही जीव 2 भागों में विभाजित हो गया और विभाजित होने के बाद वो जीव वापस फिर 2 भागों में विभाजित होगा तो मरा ही नहीं। तो इस वजह से द्विविखंडन करने वाले जो जीव होंगे वो जीव अमर जीव कहलाएंगे। एक चीज़ और, द्विविखंडन करने वाले जो जीव होते हैं और बहुविखंडन करने वाले जो जीव होते हैं, इनके बारे में एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान रखनी है कि द्विविखंडन करने वाले जो जंतु होते हैं और बहुविखंडन करने वाले जो जंतु होते हैं कि द्विविखंडन जो होता है वो हमेशा अनुकूल परिस्थिति में होता है। यानी ये जनन अनुकूल परिस्थिति में होगा जब आवास सही होगा, भोज्य पदार्थ उस जंतु को आसानी से मिल जाएगा। लेकिन बहुविखंडन जो प्रक्रिया होती है वो प्रतिकूल परिस्थिति में होती है। जैसे प्लाज्मोडियम वायरस की बात करें, हमारे शरीर के अंदर हमारा इम्यूनिटी पावर, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो इसको डैमेज करने का प्रयास करता है। तो एक प्रतिकूल परिस्थिति, तो उस कारण ये प्लाज्मोडियम बहुविखंडन के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ा लेता है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाए उसके सामने। यही चीज़ है कि बहुविखंडन जो होता है वो हमेशा प्रतिकूल परिस्थिति में होता है और ये अनुकूल परिस्थिति में। अगली जो विधि आती है वो आती है मुकुलन। इस मुकुलन की क्रिया में क्या होता है कि जीव के शरीर पर एक उभारनुमा संरचना बन जाती है। ये उभार धीरे धीरे वृद्धि करता है, भोज्य पदार्थों को अवशोषित करके बड़ा होता जाता है और उस बड़ी वाले भाग को कहा जाता है मुकुल। अब ये मुकुल मात्र जीव से अलग होगा और मात्र जीव से अलग होकर नए जीव का निर्माण करेगा। यही प्रक्रिया कहलाती है मुकुलन। अब मुकुलन भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है बर्हिजात मुकुलन, एक होता है अंतर्जात मुकुलन। इसमें मुकुल का निर्माण जीव के शरीर के बाह्य सतह पर होगा और इसमें मुकुल का निर्माण जीव के शरीर के भीतर होगा। स्पॉन्जिला एक स्पंज होता है जिसमें अंतर्जात मुकुलन पाया जाता है। स्पंजों का बीज जैम्यूल को कहा जाता है। तो जैम्यूल अंतर्जात मुकुल ही होता है, यानी ये जो मुकुल बन रहा है जीव के शरीर के अंदर बन रहा है तो उस मुकुल को ही जैम्यूल कहा जाता है। तो स्पंजों का जो बीज होता है वो जैम्यूल कहलाता है। आगे बात करते हैं बर्हिजात मुकुलन किसमें पाया जाएगा। तो बर्हिजात मुकुलन कवक हुआ, हाइड्रा हुआ, इन सब में यही पाया जाता है बर्हिजात मुकुलन। आगे बात करते हैं खंडन की बात करते हैं। अब खंडन की बात करें तो खंडन और विखंडन में थोड़ा सा फर्क है, माइनर सा। विखंडन की बात करें तो विखंडन तो समसूत्री विभाजन से होता है, लेकिन खंडन का मतलब होता है कोई जीव है जो किसी सतह से टकरा गया या क्षतिग्रस्त भाग, तो क्षतिग्रस्त भाग से उसके टुकड़े हो गए और उस टुकड़े से नए जीव का निर्माण, यानी कोई भी जीव है उस जीव के क्षतिग्रस्त भागों से नए जीव का निर्माण क्या कहलाता है? खंडन कहलाता है। खंडन की बात करें तो हाइड्रा में पाया जाएगा, हाइड्रा जो होता है उसमें पाया जाता है खंडन। ठीक है, आगे बात करते हैं बीजाणु निर्माण की क्रिया। अब बीजाणु निर्माण जो विधि है इसमें क्या होता है कि जीव के शरीर यानी कोई भी पौधे जो होता है उस पादप में विशेष प्रकार की चल संरचनाओं का निर्माण होता है और वो चल संरचनाएं बीजाणु की अवस्था में होती है और वही बीजाणु अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। अब चल बीजाणु जो क्लेमाइडोमोनास जो होता है उसमें चल बीजाणु का निर्माण होता है, उन चल बीजाणु से नए पौधे का निर्माण होता है। जो कि बीजाणु अचल प्रकार के भी बनते हैं, यानी जिसमें चल संरचनाएं नहीं पाई जाती। जैसे क्लेमाइडोमोनास में तो चल प्रकार के बीजाणु बनते हैं, वो अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार यूलोथ्रिक्स जो होता है, यूलोथ्रिक्स शैवाल जो होता है उसमें अचल संरचनाएं बनती है जिन्हें अचल बीजाणु कहा जाता है। तो बीजाणु निर्माण जो है वो अलिंग जनन की चौथी विधि है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट विधि अलैंगिक जनन की, जिससे क्वेश्चन हमेशा आता है और यही हमें डिटेल से पढ़ना है, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। अब कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन के बारे में मैंने पहले बताया था कि पौधे का पुष्प के अलावा कायिक भाग, जड़, तना, पत्ती, पुष्पीय कलिकाएं, इनसे अगर नए पादप का निर्माण होता है तो उसे कहा जाता है कायिक जनन। अब जो पादप भाग कायिक जनन के लिए लिया जाता है उसे कायिक प्रवर्ध कहा जाता है, इसलिए इस विधि को कायिक प्रवर्धन भी कहा जाता है। यानी जो पादप भाग में हम लेते हैं नई संतति उत्पन्न करने के लिए उसे को कायिक प्रवर्ध कहा जाता है, इसलिए इसे कायिक प्रवर्धन विधि भी कहा जाता है।
कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन जो विधि होती है वो दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। दोनों का मतलब समझो, शब्द आ रहा है प्राकृतिक यानी अपने आप होने वाला कायिक जनन, कृत्रिम वैज्ञानिकों द्वारा या किसानों के द्वारा करवाया जाने वाला कायिक जनन क्या कहलाएगा, कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन की बात करें तो जड़ द्वारा होने वाला कायिक जनन, तने द्वारा होने वाला कायिक जनन, पत्ती द्वारा होने वाला, पत्र प्रकलिका द्वारा होने वाला कायिक जनन। जैसे पहले बात करते हैं जड़ द्वारा होने वाला कायिक जनन। अब जड़ द्वारा होने वाला कायिक जनन की बात करें, जैसे शकरकंद है, एगेव है, डाहेलिया है, इनमें जड़ द्वारा कायिक जनन होता है। कुछ काष्ठीय पादप भी जैसे शीशम है, सीरस है, इनमें जड़ों के द्वारा कायिक जनन होता है। तने के द्वारा कायिक जनन की बात करें तो जो तने का भाग होता है उस तने से नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे हमने तने के प्रकार पढ़े थे 11th में, प्रकंद, कंद, घन कंद, शल्क कंद। जैसे प्रकंद की बात करें तो अदरक, कंद की बात करें तो आलू, उसके बाद घन कंद की बात करें तो जमीकंद जिसमें आ जाता है, और शल्क कंद की बात करें तो प्याज आ जाता है। तो ये सब, उसके बाद ऊपरी भूस्तरी में दूब घास, अंतः भूस्तरी में पुदीना, ठीक है, भूस्तरी स्ट्रॉबेरी, भूस्तरिका जलकुंभी। तो ये सब जो है उन सब में तने के द्वारा कायिक जनन पाया जाता है। आगे बात करें पत्ती द्वारा कायिक जनन, बिगोनिया और ब्रायोफिलम सबसे अच्छा उदाहरण है पत्ती द्वारा कायिक जनन का। इसमें होता है क्या, जैसे बिगोनिया की बात करें, बिगोनिया में पत्ती के जो किनारे होते हैं वहाँ पर कलिका का निर्माण होता है और वो कलिका नए पौधे का निर्माण करती है। इसी प्रकार जो ब्रायोफिलम होता है, ब्रायोफिलम में जो पत्ती का पर्णवृंत वाला जो भाग होता है, जैसे सपोज करना ये जैसे हमारी पत्ती है और उस पत्ती के पर्णवृंत भाग पर ऐसी कलिका बन गई, नीचे अपस्थानिक जड़ें बन गई और ऊपर पत्तियां बन गई, तो ये तो होता है ब्रायोफिलम में। और पत्ती के किनारे पर जो कलिकाएं बनती हैं उसे कहा, यानी वो जो होता है पत्ती के किनारे पर वो होता है बिगोनिया में। तो बिगोनिया में तो पत्ती के किनारे से एक कलिका का निर्माण होता है और जो ब्रायोफिलम होता है उसे पर्णवृंत पर होता है, ठीक है। आगे बात करें पत्र प्रकलिका, तो पत्र प्रकलिका क्या होता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पुष्प का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन वो पुष्प भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके फूल जाता है और फूल कर एक बॉल जैसी संरचना बनाता है जिसे कहा जाता है पत्र प्रकलिका। और वही पत्र प्रकलिका जो होती है वो नए पौधे का निर्माण करती है। जैसे एक खट्टी बूटी हुई, वाटर लिली हुआ, प्याज हुआ, तो इन सब में जो कायिक जनन या अलिंग जनन जो होता है वो पत्र प्रकलिका द्वारा होता है। तो प्याज में, एगेव में, खट्टी बूटी में, वाटर लिली में, इन सब प्लांट में पत्र प्रकलिका के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन पाया जाता है। अब आता है कृत्रिम कायिक जनन जो वैज्ञानिकों द्वारा या किसानों द्वारा किया जाता है। तो इसमें क्या है, ये 3 प्रकार की विधियां हैं, कर्तन या कटिंग के द्वारा, स्तरण विधि, अध्यारोपण। इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, बाकी आगे पढ़ेंगे डिटेल से। देखो कर्तन या कटिंग विधि में क्या किया जाता है, पौधे के जो भाग होते हैं उनको किसानों के द्वारा काट दिया जाता है और काट कर उनको बो दिया जाता है। विशेष प्रकार के ऑक्सीन हार्मोन जो होता है, जो वृद्धि हार्मोन होता है, जो पौधे की वृद्धि के लिए जरूरी होता है, ऑक्सीन हार्मोन, उसमें डुबोकर उन पौधों को यानी जो पौधे के कटे हुए भाग जो होते हैं उनको रोपित कर दिया जाता है। रोपित करने के बाद ये कर्तन या कटिंग विधि कहलाएगी। देखो स्तरण विधि, इसमें क्या किया जाता है, पौधे की जो शाखाएं होती हैं उनको मात्र पादप से अलग नहीं करते जहाँ तक उससे अपस्थानिक जड़ें विकसित ना हो जाएं, तो ये स्तरण विधि। अध्यारोपण विधि में क्या किया जाता है कि कोई भिन्न भिन्न पौधे, यानी कोई एक अलग पौधा है, उस अलग पौधे से पादप भाग को लिया, उस पादप भाग को किसी दूसरे पौधे के आधार से जोड़ दिया। 2 शब्द आते हैं, कलम और स्कंद। जैसे कोई भी पादप भाग है, उस पादप भाग की जो तरुण पौधा है, उस तरुण पौधे की शाखा ली, शाखा लेने के बाद जो प्रौढ़ पौधा है, प्रौढ़ मतलब काफ़ी पुराना पौधा, नए पौधे का अध्यारोपण हम किस पे कर रहे हैं, पुराने पौधे पर ये कर रहे हैं। तो जिसको रोपित कर रहे हैं वो तो कहलाएगा कलम, और जिस पर रोपित कर रहे हैं वो कहलाएगा स्कंद। दोबारा समझना, ये तो है स्कंद और ये है कलम, इस कलम को हम स्कंद पर लगा रहे हैं, यही क्या कहलाता है, अध्यारोपण। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, 4 प्रकार की होती है। बात करते हैं कृत्रिम कायिक जनन। तो कृत्रिम कायिक जनन में बता रहा था आप लोगों को, पहली विधि कर्तन या कटिंग विधि। कुछ नहीं किया जाता, पौधे के जो कायिक भाग होते हैं, जैसे ज़्यादातर तने वाला भाग लिया जाता है, तने वाले भाग को कट कर दिया जाता है। कट करने के बाद ऑक्सीन जो हार्मोन होता है, पादप वृद्धि हार्मोन होता है, उसमें डुबा जाए, डुबोकर उसको भूमि में रोपित कर दिया जाता है। जैसे गन्ना हुआ, गुलाब हुआ, इन सब में यही विधि के द्वारा जो नर्सरी जो आपने देखी होती है,
उसमें इस प्रकार ही जैसे गन्ने की खेती जो होती है, गुलाब की जो खेती होती है, उसमें आलू, इन सब में कर्तन विधि का उपयोग किया जाता है। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जैसे नींबू हुआ, सेब हुआ, इन सब में भी कर्तन विधि का उपयोग किया जाता है, लेकिन उस कर्तन विधि में जड़ों का उपयोग किया जाता है। वहाँ तने का कर रहे थे और यहाँ पर यानी कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें जड़ों को काट कर बो दिया जाता है और बोने से नए पौधे का विकास हो जाता है। लीची हुआ, इन सब में कर्तन या कटिंग विधि का उपयोग किया जाता है। स्तरण विधि की और बात कर लेते हैं। स्तरण विधि की अगर हम लोग बात करें तो इसमें होता क्या है कि कोई भी पौधा है, उसकी शाखा जो होती है उसको जब तक अलग नहीं करते जब तक उससे अपस्थानिक जड़ों का विकास नहीं होगा। अब अपस्थानिक जड़ें क्या होती है? ऐसी जड़ें जो पौधे के किसी भी तने वाले भाग से विकसित हो। तो तने वाले भाग से यानी प्राथमिक जड़ों के अलावा जड़ के ऊपरी भाग, तने की जो ब्रांचेज होती है, यानी तने जो ब्रांचेज होती हैं या तना होता है, उसके पर्व संधियों से अगर कोई जड़ जैसी संरचना निकलती है तो उसको कहा जाता है अपस्थानिक जड़। ये अपस्थानिक जड़ प्राथमिक जड़ जो होती है उसके बाद इस जड़ का विकास होता है। अब अपस्थानिक जड़ों का विकास होगा तभी उस शाखा को अलग करेंगे। तो इससे संबंधित दो विधियां हैं। सबसे पहली विधि जो स्तरण विधि की है वो है दाब स्तरण विधि। दूसरी विधि है वायु स्तरण विधि या गुट्टी लगाना विधि। पहले इसकी बात करते हैं। जैसे दाब स्तरण विधि, ऐसे पौधे जिनकी जो ब्रांचेज होती है यानी जिनकी जो शाखाएं होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, कोमल होती है, जिनको मोड़ा जा सकता है, उन शाखाओं को 5 से 8 सेंटीमीटर भूमि में गड्ढा खोदकर झुकाकर दबा दिया जाता है मिट्टी से, गीली मिट्टी से उसमें पानी डाल दिया जाता है। कुछ हफ्ते बाद देखते हैं कि उसी शाखा की पर्व संधि से कुछ जड़ें निकल जाती हैं और वो जो जड़ें निकलती हैं वो अपस्थानिक जड़ें कहलाती है। फिर क्या किया जाता है कि जो जनक पौधा है, जिस पौधे की शाखा थी, उस शाखा को अलग करने के लिए वहाँ से काट दिया जाता है, जनक पौधा अलग हो जाता है और जो नया पौधा होता है वो अलग चला जाता है। आगे बात करते हैं अब ये कौन कौन से पौधों में पाई जाएगी। तो चमेली, मोगरा, सेब, नाशपाती, नींबू, स्ट्रॉबेरी, इन सभी पौधों में स्तरण विधि पाई जाती है। कौन सी वाली? दाब स्तरण विधि। अब दाब स्तरण विधि के अलावा एक और विधि है वायु स्तरण विधि या गुट्टी लगाना विधि। आप लोगों को बता दूं, मंदिर आप सब लोग जाते हैं, मंदिर में आप लोग देखते हो कि शंकर भगवान जो होते हैं उनकी पिंड के जस्ट ऊपर एक मटकी लगी होती है। मटके में छेद होता है, उससे एक धागा सा लटका होता है और बूंद बूंद करके जो शंकर भगवान की जो पिंड होती है, शिवलिंग जो होती है, उस पर पानी टप टप गिरता रहता है। तो यही विधि का प्रोसेस हमें वायु स्तरण विधि और गुट्टी लगाना विधि में देखने को मिलता है। कैसे? समझो। कुछ ऐसे पौधे जिनकी शाखाएं काफ़ी बड़ी होती हैं या जिनको हम यूँ भी बोल सकते हैं कि वृक्षीय पादप, जिनकी शाखाएं काफ़ी मोटी होती हैं और उनको झुकाया नहीं जा सकता या काफ़ी ऊपर होती हैं, तो फिर क्या किया जाता है, एक किसी शाखा पर कट लगा दिया जाता है, उसका छिलका उतार कर उस पर तिरछा चीरा लगा दिया जाता है। तिरछा चीरा लगाने के बाद फिर उस पर गीला कपड़ा और जो कॉटन होती है, रुई, या तो रुई या फिर गीला कपड़ा उस पर लपेट दिया जाता है और धागे से इसको बांध दिया जाता है। और दोनों की जो सिरे होते हैं यहाँ पर और यहाँ पर क्या लगा दी जाती है? पॉलीथीन, ताकि चींटियाँ वगैरह नहीं आए। ठीक है। उसके बाद पॉलीथीन वगैरह लगाने के बाद, धागे से लपेट देने के बाद, इसको गीला बनाए रखने के लिए इसके जस्ट ऊपर वही शिवलिंग जैसा काम किया जाता है। एक छोटा सा मटका बांध दिया जाता है, छेद करके बूंद बूंद करके इस पर पानी रिसता चला जाता है और धीरे धीरे इस भाग से अपस्थानिक जड़ों का विकास हो जाता है। फिर इस भाग को काट कर अलग करके किसी नई जगह पर रोपित कर दिया जाता है और नए पौधे का विकास। हम क्या पढ़ रहे हैं? कृत्रिम कायिक जनक, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप होता है, यानी मानव जो होता है वो अपने हाथों का यूज़ कर। ठीक है। ये तो हो गई वायु स्तरण विधि या गुट्टी लगाना विधि। अब आगे लास्ट विधि कौन सी है? अध्यारोपण विधि। तो अध्यारोपण विधि क्या होती है उसके बारे में समझो। अध्यारोपण विधि की बात करें तो इसमें क्या होता है, दो भिन्न भिन्न जो पौधे होते हैं उनको आपस में जोड़ा जाता है और दो भिन्न भिन्न पौधों को इस प्रकार से संयुक्त किया जाता है कि उनके संवहनोत्तक, जाइलम फ्लोएम जो आप लोग जानते हो, 11th में पढ़ चुके हो आप लोग, और मैं आगे जो वीडियोस आएंगे उनमें भी बात करेंगे संवहनोत्तक क्या होते हैं। तो देखो, अभी तो जो परिस्थिति के अनुसार जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो केवल जो हमारे बोर्ड क्लास के जो बच्चे हैं, 12th वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए घर बैठे ये सुविधा दी जा रही है। दूसरी बात, आने वाले जो
टाइम पीरियड जो होगा उसमें मैं हर एक टॉपिक पर बात करूँगा और हर टॉपिक आपको फ्री अवेलेबल कराऊंगा। सीधा साधा मतलब ये है कि आपको जो भी चीज़ पढ़नी है वो आपको मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ पढ़ाया जाएगा। आप लोग मेरा साथ दें और मुझे मोटिवेट करने के लिए हर चीज़ को अच्छे से देखें और लाइक और सब्सक्रिप्शन आप देते रहें बीच बीच में। तो देखो मैं आगे और बात करता हूँ। अध्यारोपण के बारे में बात करें तो अध्यारोपण में क्या कहते हैं, कोई दो भिन्न पौधे हैं और दो भिन्न पौधों को एक दूसरे पर आरोपित किया जाता है। आरोपित का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। रखने से क्या होगा, कुछ समय बाद उनके संबंध होते एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं और कनेक्टेड होने के बाद इसी विधि को कहा जाता है अध्यारोपण विधि। अब अध्यारोपण विधि जो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल जितनी भी नर्सरियाँ जो होती हैं उन नर्सरियों में इन्हीं का उपयोग किया जाता है और यही जो नर्सरी होती है इसी नर्सरी से बहुत सारे पौधों का विकास इसी विधि के द्वारा ज़्यादातर किया जाता है। इस विधि को इंग्लिश में ग्राफ्टिंग कहा जाता है और ग्राफ्टिंग शब्द का जो यूज़ किया जाता था इसीलिए किया जाता है कि ग्राफ्ट का मतलब होता है किसी चीज़ पर आरोपण करना, एक पौधे को दूसरे पौधे पर आरोपित करना। इसके लिए दो चीज़ें उपयोग में आती है। आरोपण में जिसका आरोपण किया जाता है उसे तो कहा जाता है कलम और जिस पर आरोपित किया जाता है उसे कहा जाता है स्कंद। देखो दोबारा समझो, जैसे ये पेन और ये इसका टॉप, ये तो है स्कंद और ये है इस पर कलम। तो कलम जिसका आरोपण किया जाएगा ये तो है कलम, जिस पर किया जाएगा ये है स्कंद। यही चीज़ है। अब अध्यारोपण जो विधि होती है या आरोपण जो विधि है, उस आरोपण या अध्यारोपण जो विधि ग्राफ्टिंग विधि जो है इसके 4 प्रकार के टाइप है। उन चारों के बारे में बात करते हैं। अब देखो बात करते हैं अध्यारोपण विधि जो है उसके प्रकारों की। मैंने आपको बताया था 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकारों में से पहला प्रकार हम लोग पढ़ते हैं जीभी ग्राफ्टिंग यानी जीभी अध्यारोपण या फिर इसको बोलते हैं विफ ग्राफ्टिंग। अब जीभी या विफ ग्राफ्टिंग का मतलब क्या है? जीभी का मतलब होता है जीभ यानी आपकी जो टंग है उस शेप में कलम और स्कंद दोनों को काटा जाए। यानी इस विधि में क्या किया जाता है, कलम और स्कंद मैंने आपको बताया दिया था, तो कलम और स्कंद दोनों का व्यास पहली चीज़ तो बराबर होना चाहिए। दूसरी बात ये होना चाहिए कि दोनों का व्यास बराबर होने के साथ साथ दोनों पर जो कट होगा वो एक जैसा लगेगा। कैसे, वो देखो। विफ का मतलब है इसमें जो कट लगेगा वो डब्ल्यू शेप में लगता है। कौन सी शेप में लगता है? डब्ल्यू शेप में। अब डब्ल्यू शेप में कैसे लगता है वो हम डायग्राम से देखते हैं। जैसे देखो ये तो है स्कंद और ये है हमारा कलम। अब इन दोनों में जो कट लगेगा वो कैसे लगेगा, और इसमें जो कट लगेगा वो इस शेप में है। इन दोनों को इस पर अध्यारोपित कर देंगे। ये वाला भाग यहाँ आ जाएगा, ये वाला भाग यहाँ आ जाएगा और इस शेप को बोलते हैं जीभी ग्राफ्टिंग। या सीधा साधा अगर देखा जाए तो ये शेप तो कलम का और यही शेप स्कंद का, दोनों को धागे से बांध दिया जाता है और दोनों भाग एक दूसरे से। ये तो है कलम वाला भाग जिसको हम अध्यारोपित करते हैं और जिस पर करते हैं वो स्कंद जी। आगे देखो एक और है फच्चर या वेज ग्राफ्टिंग। फच्चर या वेज ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, इस भाग में जो स्कंद होता है उसका व्यास ज़्यादा होता है और जो कलम होती है उसका व्यास कम होता है, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है, जो फच्चर ग्राफ्टिंग जो होती है, वेज ग्राफ्टिंग जो होती है, इसमें कलम को वेज शेप में काटा जाता है। वेज शेप कैसे होती है, ये देखो जैसे ये कलम और कलम को इस शेप में काट दिया और ये होता है स्कंद और स्कंद को फिर किस शेप में काटा जाएगा, इस शेप। दोनों को यहाँ पर फिक्स कर देंगे, धागे से बांध दिया जाएगा। आगे देखो मुकुट ग्राफ्टिंग। मुकुट ग्राफ्टिंग में जो स्कंद होती है उसका व्यास बहुत ज़्यादा होता है, यानी इसका जो डायामीटर या व्यास जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और इस पर जितने भी प्रकार के हमें कलिका लगानी हो, अलग अलग प्रकार की कलिका इस पूरे भाग में लगा दी जाती है। तो एक तरह से जैसे कबीले वालों का जो मुकुट होता है उसके समान दिखाई देता है, इसलिए इसे मुकुट ग्राफ्टिंग या किरीट ग्राफ्टिंग या क्राउन ग्राफ्टिंग कहा जाता है। एक और होती है कलिका या बड ग्राफ्टिंग। कलिका जो होती है पौधे का जो नन्हा पौधा जो होता है, उस नन्हे पौधे वाले जो भाग होते हैं
उस नन्हे पौधे वाले जो भाग होते हैं उसकी कलिका वाले भाग को स्कंद पर अध्यारोपित कर दिया जाता है। कैसे किया जाता है? इसमें क्या किया जाता है, जैसे ये भाग है स्कंद का, अब किसी भी कलिका वाले भाग को इस पर लगाने से पहले इसमें टी आकार का चीरा लगाया जाता है। एक कट ऐसे वर्टिकल शेप में, एक हॉरिजॉन्टल शेप में लगाया जाता है। तो इस टी आकार का चीरा लगाकर यहाँ पर कलिका को आरोपित कर दिया जाता है और ये कहलाता है कलिका ग्राफ्टिंग। ठीक है। अब एक चीज़ और आप यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, स्कंद और कलम आप लोगों को समझ में आ गया। कलम और स्कंद, स्कंद हमेशा अडल्ट प्रौढ़ भाग का लिया जाता है, यानी जो पौधा है वो प्रौढ़ होना चाहिए यानी अडल्ट होना चाहिए, और जो नन्हा पौधा जो नवोद्भिद पादप है, छोटा सा नन्हा सा पौधा है, उसके कलम वाले भाग के लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो जो प्रौढ़ भाग है वो तो हमेशा स्कंद का होता है और नवोद्भिद पादप भाग हम कलम के लिए यूज़ में लेते हैं, यानी कलम हमेशा नवोद्भिद पादप के लेंगे और जो स्कंद होगा वो हमेशा प्रौढ़ होना चाहिए। ठीक है। और ये हमारा अध्यारोपण भी खत्म। अब आपका जो टॉपिक था अलैंगिक जनन, वो सारा कुछ हमने पढ़ लिया है। अब अलैंगिक जनन के बाद हमारा टॉपिक अगला आता है लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन के बारे में ज़्यादा कुछ हमें इस चैप्टर में बात नहीं करनी है, क्योंकि लैंगिक जनन हमें डिटेल से सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करनी है। अब पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लैंगिक जनन में क्या क्या होगा, वही सारी बातें। सबसे पहली चीज़ अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मकों का निर्माण होगा। नरयुग्मक बनेंगे, मादा युग्मक बनेंगे। नरयुग्मक मैंने आप लोगों को बताया था, नरयुग्मक क्या होता है, परागकण, मादा युग्मक, बीजांड। तो परागकण और बीजांड दोनों का निर्माण होगा, दोनों का संलयन होगा। संलयन होने के फलस्वरूप जायगोट बनेगा। जायगोट से बीज का निर्माण होगा और बीज के चारों तरफ जो अंडाशय वाला जो भाग होता है वो फल भित्ति का आवरण बना लेगा और यही आवृत बीजी पादपों में जनन पाया। तो आवृत बीजी पादपों में जो लैंगिक जनन पाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा विकसित प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है, जिससे फल का निर्माण होता है। अब पहली चीज़ ये, लैंगिक जनन के लिए आवृत बीजी पादपों में कौन सा भाग होगा, तो लैंगिक जनन के लिए आवृत बीजी पादपों में पुष्प वाला भाग होता है। अब ये जो पुष्प वाला भाग जो लैंगिक भाग होता है, इस पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से भाग जनन में सहायता करते हैं, उसके बारे में डायग्राम से समझेंगे। तो डायग्राम बनाने के बाद इसके बारे में बात करते हैं। देखो अब बात करते हैं पुष्प की संरचना की। और पुष्प की जो संरचना होती है, सीधा साधा हमें ये देखना है कि पहले तो पुष्प जो होता है वो क्या होता है। देखो पुष्प को एक सेंटेंस में कहा जाता है, जैसे पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। अब रूपांतरित प्ररोह का मतलब क्या होता है, जैसे कोई पौधा होता है, उस पौधे का जो अंकुरण होता है वो कैसे होता है, जैसे बीज को बोया, बीज को बोने के बाद बीज से ऊपर की तरफ प्रांकुर निकलता है, नीचे की तरफ मूलांकुर, मूलांकुर से जड़ का विकास होगा और प्रांकुर से तना, तने में पर्व संधियाँ पाई जाएंगी, उससे शाखाएं निकलेंगी, शाखाओं की जो पर्व संधियाँ होंगी उनसे और शाखाएं निकलेंगी और शाखाओं की पर्व संधियों से पत्तियाँ निकलेंगी। ठीक है। अब जो पौधे का शीर्ष भाग हो या उसका कक्षस्थ भाग हो, उसके शीर्ष भाग का विकास रुक जाता है। पत्तियां जो होती हैं वो संगठित हो जाती हैं, संकुचित हो जाती है, पास पास आ जाती है और पास पास आकर वही भाग, वही तना वाला भाग या शाखा वाला भाग रूपांतरित होगा और पुष्प की संरचना का निर्माण करेगा। और पुष्प की संरचना के दो चक्र होते हैं, सहायक चक्र, एक होता है आवश्यक चक्र। सहायक चक्र की बात करें तो सहायक चक्र में दो चक्र आते हैं और आवश्यक चक्र में भी दो चक्र आते हैं। सहायक चक्र में सबसे पहला चक्र आता है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज की बात करें तो आपने फूल देखा होगा, फूल के सजस जो फूल का जो नीचे जो पकड़ने वाला भाग होता है उसको कहा जाता है पुष्पवृंत। इस पुष्पवृंत के ठीक ऊपर ग्रीन कलर की छोटी छोटी पत्ती नुमा संरचनाएं पाई जाती है, उसे कहा जाता है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज की एक इकाई यानी पूरा चक्र तो है बाह्य दल पुंज, जिसको कैलिक्स कहा जाता है, और उसकी जो एक इकाई होती है उसे कहा जाता है बाह्य दल, जिसको सेपल कहा जाता है। देखिए जैसे ये फूल है, फ्लावर है, इस फ्लावर के ये वाला जो भाग है इसको कहा जाता है पुष्पवृंत, जिसको पेडिसल कहते हैं इंग्लिश में। और इसी पुष्पवृंत के जस्ट पास ग्रीन कलर की छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उसे कहा जाता है बाह्य दल पुंज, जिसे इंग्लिश में कैलिक्स कहा जाता है। और इस कैलिक्स की एक इकाई यानी पूरा चक्र तो बाह्य दल पुंज और सिंपल एक पत्ती वो कहलाएगी बाह्य दल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सेपल। ठीक है। ये जो बाह्य दल होता है ये पुष्प की सुरक्षा का काम करता है, यानी सुरक्षा का काम करेगा। और ये ग्रीन कलर का होता है, ज़्यादातर हर पुष्प में ग्रीन कलर का होता है। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें ग्रीन कलर का नहीं होता, तो मैक्सिमम जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का है तो इसका मतलब क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल है तो इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन के निर्माण में थोड़ी बहुत सहायता ये फ्लावर की या पुष्प की करता है।
आगे बात करते हैं। उसके बाद आता है हमारा दूसरा चक्र, इसके ठीक ऊपर वाला चक्र जिसको कहा जाता है दलपुंज, इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला। कलरफुल होता है, रंग बिरंगा चटकीले रंग का होता है। ये चटकीले रंग का इस कारण होता है क्योंकि देखो कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें नॉर्मली वायु के द्वारा, जल के द्वारा परागण नहीं होता, यानी परागण एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते। तो फिर कुछ कीड़े मकोड़े इन पर बैठते हैं। वो कीट जो होते हैं जिनसे ये परागकण चिपक जाते हैं, और चिपक कर जब यही कीट किसी दूसरे पुष्प पे जाके बैठता है तो कीट परागण इस प्रकार होता है। तो इसके बारे में भी अगले चैप्टर्स में बात करेंगे। तो कीट परागण में सहायता के लिए दल जो होते हैं उनका रंग अलग अलग कलर का होता है, रंग बिरंगा होता है, अलग अलग पिगमेंट्स वर्णकों के कारण। तो यही पिगमेंट्स या वर्णकों के कारण दलपुंज की ये स्पेशलिटी होती है कि अलग अलग रंग बिरंगे कलरफुल होते हैं। अब दलपुंज जो है उसकी एक इकाई होती है दल, जिसको कहा जाता है पेटल, यानी एक पत्ती जो होती है, पंखुड़ी जिसे कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये बता ही दिया, कीट परागण में सहायता, बाह्य दल, प्रकाश संश्लेषण में सहायता। अब बात करते हैं इसके आवश्यक चक्र। तो पुष्प हम क्या पढ़ रहे हैं, लैंगिक जनन के लिए यूजफुल लैंगिक भाग जो है पुष्प, उसकी संरचना और उसका आवश्यक चक्र क्या है, पुमंग और जायांग। तो पुमंग जो है वो तो होता है पुष्प का नरजनन भाग, और जायांग जो होता है वो पुष्प का होता है मादा जनन भाग। अब पुष्प का नरजनन भाग की बात करें तो बहुत सारे छोटे छोटे पुंकेसर भीतर की तरफ लगे होते हैं। सब में अलग अलग प्रकार के होते हैं, किसी में अनंत होते हैं, किसी में एक फिक्स कंडीशन में होते हैं, किसी में 10 होते हैं, किसी में 5 होते हैं। ये सब पुष्प की अलग अलग, जो 11वीं क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, लिलिएसी कुल, ब्रैसिकेसी कुल, इन कुलों में अलग अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं। मालवेसी कुल में अलग होता है। तो देखो मैं बता रहा था आप लोगों को कि जो पुमंग होता है वो पूरा चक्र है, यानी सारे के सारे पुंकेसरों का पूरा चक्र तो पुमंग है। उसकी एक इकाई यानी एक पुंकेसर को, यानी एक इकाई को कहा जाता है पुंकेसर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टेमन। इसी स्टेमन, तो पुमंग की एक इकाई पुंकेसर और स्टेमन जो होता है वो उसे इंग्लिश में कहा जाता है। इसी पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। ये वाला जो आधारी भाग है ये कहलाता है पुतंतु। पुतंतु के ठीक ऊपर 2 पालीनुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिसको पोलन सेक या परागकोश कहा जाता है। दोनों के बीच का जो कनेक्टिव लिंक होता है उसको कहा जाता है योजी या कनेक्टिव। तो पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, परागकोश, पुतंतु, योजी। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो पोलन सेक, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये तो पुमंग वाला भाग जो नरजनन भाग होता है। इसी प्रकार पुष्प का मादा जनन भाग जो बनाता है वो बनाता है जायांग, जिसे गाइनोसियम कहा जाता है। पुमंग को एंड्रोसियम कहा जाता है। जायांग जो होता है, जायांग की एक इकाई कहलाती है बीजांड, जिसको कार्पल्स कहा जाता है। अब बीजांड जो होता है यही निषेचन के बाद बीज में परिवर्तित होता है। तो आगे बात करेंगे इसकी डिटेल से, पूरा लैंगिक जनन में हम लोगों को पढ़ना है। अब जायांग जो होता है वो जायांग के 3 भाग होते हैं। आधारी फूला हुआ भाग अंडाशय या ओवेरी कहलाता है। मध्य लंबा सकरा भाग वर्तिका स्टाइल कहलाता है। ऊपरी कपनुमा भाग जो होता है वो स्टिग्मा कहलाता है। अब परागण जब कीट परागण के द्वारा, वायु परागण के द्वारा, जल परागण के द्वारा जब भी बैठेंगे तो वो जायांग के ऊपरी भाग यानी स्टिग्मा या परागकोश पर बैठते हैं। ये चिपचिपी संरचना, खुरदरी संरचना, अलग अलग प्रकार की संरचना अलग अलग पुष्पों में होती है। इन पर अंकुरित होगा, अंकुरित होकर पराग नलिका के द्वारा ये भीतर वाले भाग जो अंडाशय में जो बीजांड, ये बीजांड है, बीजांड वृंत होता है, बीजांडासन से जुड़ा होता है और यहाँ पर भीतर नर युग्मकों को पहुंचा देता है। नर युग्मक बीजांड में पाए जाने वाले मादा युग्मक से संलयन करके जायगोट का निर्माण करते हैं। जायगोट से बीज बनता है, बीज से आगे जाकर नए भ्रूण का विकास होता है, यानी बीज के अंदर भ्रूण विकसित होता है। और ये जो भ्रूण युक्त जो बीज होता है ये फल के अंदर बंद होता है। तो यही अंडाशय वाला भाग जो होता है वो तो फल में परिवर्तित हो जाता है और ये जो बीजांड होते हैं वो बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। बाकी पुष्प का सारा भाग नष्ट हो जाता है और इस प्रकार पुष्प से बीज और फल का निर्माण होता है। ये इसीलिए तो आवृत बीजी पादपों को आवृत का मतलब होता है चारों ओर से घेरना, यानी बीज को चारों ओर से घेरे हुए जो पादप होते हैं उन्हें आवृत बीजी, यानी बीज के चारों तरफ आवरण, तो इसे कहा जाता है आवृत बीजी पादप। और इस तरह से आपका ये चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट होता है, जिसमें हमने लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों के बारे में बात करी। अब आपको जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में हम पूरा लैंगिक जनन पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप लोग अपनी स्टडी को जैसे रूटीन में चल रहा है उसे रूटीन में बना लें। मैं डेली आप लोगों के लिए क्लास लेकर आऊँगा। थोड़ा सा बीच में अव्यवस्थाओं की वजह से वीडियो नहीं आ पा रहे थे, अब डेली आपके लिए अपडेट रहेगा। और